हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ओरिएंटेशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो मेथड डिस्कस करे थे। एक तो था कॉर्नर्स मेथड, कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड, और दूसरा हमने किया था ग्रेस मेथड, राइट। थर्ड मेथड यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी बेंजीन रिंग पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं उनका ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए जो थर्ड मेथड है वो है रिलेटिव मेथड। ओके, आपेक्षिक विधि। इसमें क्या होता है कि आपका जो दिया हुआ कंपाउंड रहता है या फिर जो मॉलिक्यूल रहता है उसको किसी ज्ञात मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आपको ये जो ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी पूरी नॉलेज है आपको, मतलब कि आपको एक एक चीज पता है कि ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो आपको पूरी नॉलेज है उसकी। ओके, उसकी आईआर क्या होती है, उसकी एनएमआर क्या होती है, बहुत सारी जो है वो विधियां होती है जिसके बेसिस पे आपका मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिसाइड होती है, वो सब आपको उसकी नॉलेज है। तो एक तरीके से कहे तो आपको उस कंपाउंड का पूरा नॉलेज है, उसकी पूरा डाटा आपके पास है। तो जिसका डाटा आपके पास नहीं है या फिर आपको पता नहीं है एक्चुअल में कि दिया हुआ कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, तो हम क्या करते हैं उसकी रिएक्शन करवाते हैं। आपको बस इतना पता है कि कोई जाइलीन है, ठीक है। अब उस जाइलीन में जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं कि मेटा पे लगे हैं कि पैरा पे लगे हैं, ये आपको पता नहीं है खास, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको कोई खास पता नहीं है। तो उस केस में उसके ऑर्थो पोजीशन है या पैरा है कि मेटा है, ये डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी ज्ञात मॉलिक्यूल में। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑर्थोजाइलीन, ठीक है। इसकी कोई खास नॉलेज आपके पास है नहीं, राइट, मान लिया कि है नहीं, ठीक है। अब क्या करवाते हैं ना, हम इसका जो है ऑक्सीडेशन करवा देते हैं इस जाइलीन का। अभी तक हमें पता नहीं है कि ऑर्थोजाइलीन है, इस जाइलीन का हम करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। और जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाते हैं हमें जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। आपको ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आप उस बेसिस पे बता सकते हैं कि अरे मेरा तो कंपाउंड जो है वो ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इसका मतलब है कि जो दिया गया कंपाउंड रहेगा वो शायद ऑर्थो जाइलीन होना चाहिए, क्योंकि CH3 को ही तो वो ऑक्सीडाइज कर रहा है ग्रुप को, है ना। तो इस बेसिस पे आप पता कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही कुछ ऐसा कंपाउंड भी दिया है, आपको पता है कि कोई टोलुइक एसिड है पर वो ऑर्थो है कि पैरा है आपको पता नहीं है, तो उसमें भी आप फिर क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ऑक्सीडेशन जैसे ही करवाते हैं आपको ऑर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो आप सोचते हो अरे टोलुइक एसिड है, कैसा है, वो ऑर्थोटोलुइक एसिड होगा, क्योंकि उसी केस में अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तभी वो जो है उसका ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनना पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप दिए गए कंपाउंड को कन्वर्ट करवा देते हैं, उसकी रिएक्शन करवा के, यहाँ पे हम करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो उसको ऑक्सीडाइज करवा के आप ज्ञात कंपाउंड में कन्वर्ट करके आराम से पता कर सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड क्या है, दिया गया मॉलिक्यूल कैसा है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, मेटा के साथ भी करेंगे, इसी तरह से आप पैरा के साथ भी करेंगे। तो मेटा के साथ करेंगे तो मेटा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, पैरा के साथ करेंगे तो पैरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप टॉलिक एसिड के साथ भी करते हैं और जाइलीन के साथ भी करते हैं। दोनों के बारे में पता करना है तो आप ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस करवा के पता कर सकते हैं। तो ये तो था आपका क्या, रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड में बेसिकली क्या किया है हमने, किसी भी कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन करवाया है, कंपाउंड का विन्यास पता करने के लिए, कंपाउंड का ओरिएंटेशन पता करने के लिए, उसको ज्ञात कंपाउंड में कन्वर्ट करवाया, उसको संश्लेषित किया या सिंथेसिस करवाया उसका, और उस बेसिस पे फिर हमने जो है वो उसका ओरिएंटेशन डिसाइड किया कि ये जो मॉलिक्यूल के ये जो ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट्स है ये ऑर्थो एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है कि मेटा पे है कि पैरा पे है। क्लियर। तो ये था आपका रिलेटिव मेथड। फोर्थ मेथड है यहाँ पे डायपोल मोमेंट मेजरमेंट। मान लो कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है, ओके,
मान लो कि किसी ने कहा कि देखो ये है 3 बीकर, ये मेरे 3 बीकर है, ओके, इसमें एक में जो है वो ऑर्थोडाई, मुझे ये पता है कि इसमें क्या है, सब में जो है वो डाइक्लोरोबेंजीन है, इन सब में क्या है ए बी सी, इन सब में है डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। अब इन सब में जो डाइक्लोरोबेंजीन है उसमें जो दोनों क्लोरीन के जो एटम है वो एक दूसरे के ऑर्थो पे है कि पैरा पे है कि मेटा पे है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका फिर डाइपोल मोमेंट चेक करूंगी। बीकर ए का जो कंपाउंड होगा उसका डाइपोल मोमेंट चेक करूंगी, उसको मेजर करूंगी। बीकर बी का डाइपोल मोमेंट मेजर करूंगी और बीकर सी में जो कंपाउंड रखा है उसका डाइपोल मोमेंट मेजर करूंगी। तो डाइपोल मोमेंट मेजर करने पर जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑर्थो का जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा, तो मैं कहूंगी कि ये ऑर्थो है। क्या कहूंगी, ऑर्थो है। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना डाइपोल मोमेंट जो है वो थीटा के बढ़ने के साथ साथ कम होता है। क्या, डाइपोल मोमेंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। और थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल है, ये दोनों जो एक दूसरे के ऑर्थो पे है ये वाला एंगल है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो अगर सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हमें मिला है तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि उसका थीटा कम होगा। और थीटा कम किस केस में हो सकता है, ऑर्थो के केस में ही थीटा कम हो सकता है, ठीक है। मेटा के केस में थीटा बढ़ जाता है, तो फिर हम कहेंगे उसके बाद जो आएगा वो मेटा होगा। और सबसे ज्यादा ये 180 का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल 0 ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा या परिणामी नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी सेम, ये भी सेम इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, ये भी सेम रखता है, ठीक है। ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इधर खींचेगा, तो जो नेट रिजल्ट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो जाता है। अगर इसकी जगह Cl की जगह मान लो कि यहाँ पे CH3 होता या फिर मान लो यहाँ CH3 होता, तब ये 0 नहीं होता, तब ध्यान रखना, तब ये 0 नहीं होता, तब इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होता। पर क्योंकि ये सेम है तो सेम इफेक्ट भी डालते हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में डालते हैं, जिस वजह से इनका प्रभाव जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे आपको इसका डाइपोल मोमेंट 0 देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको पता, आप डाइपोल मोमेंट को मेजर करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि दिए हुए कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक दूसरे के ऑर्थो पे है कि पैरा पे है कि मेटा पे है। क्लियर है इतना। तो ये भी एक तरीका है ओरिएंटेशन डिसाइड करने का। उसके बाद जो लास्ट मेथड है वो मेथड है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। आपको कैसे क्या लगता है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स की जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये ऐसे मन से तो नहीं बनाई हुई है ना, इनके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है हर स्ट्रक्चर के पीछे। और आजकल या फिर पहले भी जो भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स डिसाइड होती है वो बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है उस स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करने में, उन स्ट्रक्चर को। उनमें से एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इस मेथड को यूज करके आप पता कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं वो एक दूसरे की उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। बेंजीन रिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए उनकी पोजीशंस क्या है, वो ऑर्थो है कि वो मेटा है कि वो पैरा है, या फिर जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होते हैं उनकी पोजीशंस क्या है, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो वो सारे के सारे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड को यूज करके आराम से पता कर सकते हैं कि दिया हुआ जो कंपाउंड है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशंस क्या होती है। बहुत सारी NMR होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है,
इसके अलावा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है। बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिनका यूज जो है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पे क्या यूज है ओरिएंटेशन में। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो भी ऑर्थोबेंजीन डेरिवेटिव होगा, यानी कि ये वाला जो भी डेरिवेटिव होगा, ये जो IR है उसमें पीक देगा, स्ट्रॉन्ग बैंड देगा, कहां पर 735 से 770 के बीच में। इस तरह का बैंड आपको देखने को मिलता है। एक ही बैंड देगा ऑर्थो वाला, पर वो भी कहां देगा 735 से 770 पर देगा, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन CH के बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से मिलेगा। बहुत सारे होती है, बेंडिंग वाइब्रेशंस होती है, स्ट्रेचिंग्स होती है, ठीक है। तो अभी उसमें घुसने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग बैंड मिलेगा जब ऑर्थोबेंजीन डेरिवेटिव होगा, और वो कहाँ पे मिलेगा, इतने वैल्यू पे मिलेगा, ओके। मेटा में होगा तो मेटा, अगर मेटा पे है तो आपको दो बैंड्स मिलेंगे ग्राफ पे, वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, और दोनों बैंड की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे मिलेगी, ओके। और वो भी किस वजह से मिलेगी, स्ट्रेचिंग की वजह से नहीं मिलेगी, वो भी बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से मिलेगी। और बेंडिंग किस में होगी, CH के बीच में जो बेंडिंग वाइब्रेशन होगा उसकी वजह से आपको दो बैंड्स मिलेंगे, एक तो 660 से 725 पर और 750 से 810 पर दूसरी मिलेगी मेटा के केस में, है ना, ओके। और पैरा के केस में कहां पे मिलेगी, पैरा के केस में आपको 810 से लेके 840 तक एक स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है, कुछ इस तरीके का। वो भी क्या मिलेगा, वो भी बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से मिलेगा, CH बॉन्ड की बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से आपको एक बैंड मिलेगा 810 से 840 पर, राइट, ओके। तो ये तो था सारे के सारे मेथड, 5 मेथड है, याद रखना 5 मेथड हमने यहाँ पे पढ़े हैं। सबसे पहला कौन सा था, कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड, देन ग्रीस मेथड या रिवर्स कॉर्नर मेथड, देन रिलेटिव मेथड आपेक्षिक विधि, देन डायपोल मोमेंट मेजरमेंट, उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये सारे के सारे मेथड क्या किस लिए यूज में आते हैं, ओरिएंटेशन डिसाइड करने के, बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स है, ठीक है, उनमें ओरिएंटेशन किस तरह से होगा इस सब्स्टिट्यूएंट्स का, ये निर्धारित करने में जो है ये यूज में आते हैं। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है आपका वो कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक आज ही इसी वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज ले लो इसके बारे में। टॉपिक क्या है आपका, पार्श्व श्रृंखला युक्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके। अब वापस से बताने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि साइड चेन का मतलब क्या होता है बेंजीन में, पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या होता है, कौन से ग्रुप्स है जिसको हम एज अ साइड चेन जो है कंसिडर करते हैं, कौन से ग्रुप्स को हम कंसिडर नहीं करते, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही जब हम नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ रहे थे तब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, सीधा टॉपिक पे आते हैं। एल्काइल बेंजीन क्या क्या होंगी, ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन रिंग पर क्या लगी हुई होगी, एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, कोई भी हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है। इनके नाम देख लो, बेसिक सी चीजें है ये एल्काइल बेंजीन के एग्जाम्पल दे रही हूं मैं बस, कि एल्काइल बेंजीन बेसिकली होते क्या है। साइड चेन के रूप में आपको एल्काइल बेंजीन में एल्काइल ग्रुप दिखेंगे, ठीक है। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन है ये दोनों, ये जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन है ये तीनों, ठीक है। इस तरह से ये भी एल्काइल बेंजीन है 1 मिथाइल। हाँ, अब देखो थोड़ा सा ना आप इसका नोमेनक्लेचर एक का मैं बता देती हूँ, उस बेसिस पे आप देख लेना, एक का बता देती हूँ मैं। ये ना कहीं पूछा जा सकता है, ये मान लो कि आपका मैंने एक कंपाउंड लिया, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे, ये तो ये CH3 और एक ये पूरा, ठीक है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करूं, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रोपाइल ग्रुप, नोटिस करना ये क्या है आपका प्रोपाइल ग्रुप, और ये क्या है मिथाइल ग्रुप। तो
जब आपको नोमेनक्लेचर ऐसे स्ट्रक्चर में पता करना हो तो आप इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके हिसाब से जाएंगे। पी क्या आता है बाद में आता है, एन क्या आता है पहले आता है ना। तो उस हिसाब से फिर आप इनका नोमेनक्लेचर भी करेंगे। तो नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, आप इसको देंगे फर्स्ट नंबर क्योंकि एम पहले आता है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, राइट। फिर उस हिसाब से फिर 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल बेंजीन। अब देखो यहाँ पे तो मिथाइल वाले को क्या मिला, फर्स्ट नंबर मिला, पर इस केस में नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड वाला है वो क्या है, इथाइल ग्रुप है। क्या है, इथाइल ग्रुप, और इथाइल मिथाइल से पहले आता है। अल्फाबेट में एम जो है वो ई के बाद आता है ना। तो आप जब नंबरिंग शुरू करेंगे ना तो यहाँ से करेंगे क्योंकि ये पहले आता है अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। और फिर जो है आप उधर से जाएंगे जहां से सारे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक लगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 इथाइल हो गया, 2 मिथाइल हो गया, बेंजीन। समझ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसमें तो कोई नोमेनक्लेचर कोई खास है नहीं, इसमें नोमेनक्लेचर बेसिकली साइड चेन का नोमेनक्लेचर किया हुआ है, ठीक है। इसका नाम देने के लिए नोमेनक्लेचर किया हुआ है कि किस तरीके से आप इसे नंबर दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एल्काइल बेंजीन नहीं होकर के यहाँ पे बेंजीन जो है वो साइड बेंजीन खुद साइड चेन की तरह लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पे नोमेनक्लेचर हम क्या करते हैं, हमेशा नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे बेंजीन वाली तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी, है ना। करना चाहेंगे तो यही तो होंगी यहाँ पे चेन, पर ये तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। इससे भी ज्यादा नंबर की कार्बन युक्त जो है चेन पॉसिबल है यहाँ पे हमारे पास, ये रही, है ना, ये रही हमारे पास। तो यहाँ पे इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बी जो है हमारे यहाँ से नजदीक पड़ता है। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, नहीं नहीं, बेंजीन बेंजीन नहीं है, फिनाइल फिनाइल। बेंजीन का ये ग्रुप हमने पढ़ा था थोड़ा सा, ये इसको क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल। तो पी बाद में आता है ना। ओके, तो यहाँ पे ये एम पहले आता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 3 डाई मिथाइल, और 5 पोजीशन पे क्या है हमारा फिनाइल, और फिर ये हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। क्लियर है। इस तरह से यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। अगेन नेक्स्ट टाइप के जो आपको कंपाउंड या मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे वो है एल्किनाइल बेंजीन। एल्किनाइल बेंजीन यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो आपके क्या कहलाएंगे, एल्किनाइल बेंजीन कहलाएंगे, राइट। और जिसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, एल्काइनाइल बेंजीन। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, एल्काइनाइल बेंजीन, एल्किनाइल बेंजीन और एल्काइनाइल बेंजीन। तो ये फिनाइल एसिटिलीन हो गया, राइट। इसके बाद जो है ये सारे ध्यान रखना, ये सारे साइड चेन में ही आएंगे। ये सारे के सारे क्या है, आपके बेंजीन डेरिवेटिव है साइड चेन युक्त, राइट। यहाँ पे ये भी क्या है, बाइफिनाइल भी, ये अगर मान ले तो ये इसका क्या साइड चेन हो गया। ये यहाँ पे मान ले तो ये इसका क्या साइड चेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपके बाइफिनाइल्स, ये है आपके बाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। मीथेन पे 2 फिनाइल रिंग लगी है, बाइफिनाइल मीथेन। ये है आपका डाइफिनाइल इथीन, मेथेन और एथेन में डबल बॉन्ड है और ये 2 फिनाइल ग्रुप है तो डाइफिनाइल इथीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके बाइफिनाइल्स होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में हमारे डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, एल्काइल बेंजीन के, ठीक है। इसमें फिर आपको जो है जो नेफ्थलीन है उसके इसी यूनिट में आपको नेफ्थलीन के बारे में भी पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग अभी रिएक्शंस आएंगी आपकी सारी, वो हम सब यहाँ पे हम डिस्कस
करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा जो अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक है ये आपके पढ़ा हुआ है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये सारे आप पढ़ के आए हुए हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ग्रिग्नर रिएक्शन वगैरह। तो इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे पढ़ने की कोशिश करना, मैं समझाऊंगी तो सही, इसमें कुछ खास है नहीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। तो एक बार आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करना, और जो प्रीवियस क्लास है उनको रिवाइज करते रहना, राइट। ओके, थैंक यू।